नमस्कार। आज चर्चा का जो विषय है वो है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से मुतालिक दो कानून भारत की संसद में कल लोकसभा में पारित हुए। वो क्या हैं, इस पे सरकार का क्या रुख है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं और विपक्ष के पेट में कैसे दर्द हो गया। तो साथियों, आज इन्हीं बातों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो दो बिल हैं वो हैं बेसिकली अमेंडमेंट, संशोधन विधेयक हैं। एक है जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और दूसरा है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। ये दो बिल पेश किए गए लोकसभा में और दोनों पास भी हो गए। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण जो अमेंडमेंट है, ये अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शिक्षण रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके सदस्यों को नौकरियां, शैक्षिक जो संस्थान है उनमें रिजर्वेशन। दूसरा जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक है वह विधानसभा में सीटों की जो कुल संख्या 107 थी उसको बढ़ाकर 114 कर देता है। यानी कि एमएलए की जो संख्या थी वो 107 से बढ़कर 114 हो गई टोटल जो है। अब विधानसभा तो यहाँ की बिल्कुल ही अलग थी। जैसे और जो जगह दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें जो विधानसभा है उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, परंतु कश्मीर में अलग से विधान था, सब कुछ अलग था। तो कश्मीर की जो विधानसभा 370 के हटने से पहले थी वो 6 वर्ष के लिए होती थी। अब 370 के बाद ये 5 वर्ष हो गए और अब जब इन्होंने इसका डिलिमिटेशन किया अर्थात फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया, दोबारा से जो क्षेत्र थे एमएलए के उनका जो आधार है जनसंख्या के आधार पे किया, तो इसकी संख्या बढ़कर 107 से 114 हो गई। पहले भी ये काम करना चाहिए था पर बहुत सालों से, लगभग 30 साल से यहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं हुआ और जो उस वक्त की सरकारें थी कश्मीर में वो इनको टालती रही क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक था। अगर वो डिलिमिटेशन उस वक्त कर देते तो मूलतः 3 रीजन हैं। लद्दाख तो छोटा था, एक जम्मू और एक कश्मीर जो बराबर के हैं। तो चलो अब लद्दाख तो अलग हो ही गया, तो जम्मू और कश्मीर जो दो रीजन हैं उसमें जो जम्मू है वो हिंदू बहुल है और कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल है। तो अगर जम्मू रीजन में ये सीटें जनसंख्या के आधार पे बढ़ा देते तो फिर इनकी स्थिति खराब हो जाती राज्य में, इनको चुनाव में वो फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए ये इन चीजों को बार बार टाल रहे थे। जो अब मोदी सरकार ने ये करा दिया, पुनर्गठन करा दिया और इस पुनर्गठन में 7 सीटें बढ़ गई, तो 107 से 114 हो गई। इसमें 7 जो सीटें हैं अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए और 9 सीटें
जो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। अब ये जो 9 सीटें हैं, पहले एसटी की एक भी सीट नहीं थी। और दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी गुजर बकरवालों की है। और ये जो गुजर हैं, ये जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनको बार बार इग्नोर करती रही, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। और अगर पीछे जितना भी आप देखें आतंकवादी जो गतिविधियां हुई, उनमें इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ, पर इन्होंने कभी भी अपनी राष्ट्रभक्ति को नहीं छोड़ा। अब इसके अलावा 24 सीटें ऐसी हैं जो पहले भी खाली रहती थी विधानसभा में। एमएलए की 24 सीटें पहले भी खाली रहती थी। ये किसके लिए है? ये जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको, जिसको पीओके कहते हैं, उसको आज भी हम अपना हिस्सा समझते हैं। और जिस तरह की घोषणाएं सरकार एक के बाद एक कर रही है, पीओके एक दिन भारत का हिस्सा होगा। ये 24 सीटें पहले भी खाली थी, अब भी खाली रहेंगी विधानसभा में। ये उन लोगों के लिए हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब डेवलपमेंट हुआ है, प्रगति हुई है, शांति हुई है, लोगों को फायदा हुआ है, तो लोग बड़े खुश हैं जम्मू कश्मीर में। आजकल तो सोशल मीडिया इतना प्रबल है कि ये सब सूचनाएं जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है उसको जाती रहती हैं, और वहाँ हालतें खराब। तो जो पीओके है वो भी अब भारत में मिलना चाहता है। वहाँ पे कई डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, कई तरह की धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। पीओके बार बार ये बात कह रहा है। खैर, जो विधानसभा थी उसकी अगर प्रभावी ताकत देखें, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या थी, पहले ये 83 थी। अब क्योंकि 7 सीट बढ़ गई, तो अब इसकी प्रभावी जो संख्या है वो 90 बढ़ गई, 90 हो गई, क्योंकि 7 सीटें बढ़ी हैं। 6 बढ़ी है जम्मू में और 1 बढ़ी है कश्मीर क्षेत्र में। तो इस तरह से ये 90 हो गई है। अब जो खास बातें इस बिल में हैं कि कश्मीरी जो प्रवासी समुदाय है उसके लिए भी 2 सीटें नामित करने का प्रस्ताव है। उपराज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो 2 एमएलए जो माइग्रेटेड है, यानी कि जो पंडित समुदाय वगैरह जो वहाँ से जिनको जबरदस्ती निकाला, उनके 2 सदस्यों को ये नॉमिनेट कर देंगे वहाँ की विधानसभा में। और ये जो 2 सदस्य हैं, इनमें से 1 सदस्य महिला होगी। इसके अलावा जो खास बात है, जो ये दिखाता है कि पीओके की तरफ हम आस्ते आस्ते कदम बढ़ा रहे हैं। तो जो डिस्प्लेस्ड वहां से हुए, वहां से पीओके से जो आया, उसके लिए भी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था वहां से जो सदस्य उनके प्रताड़ना से वहां से आए, उनमें से भी 1 सदस्य को नॉमिनेट किया जाएगा जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं कश्मीर के, उनके द्वारा। तो ये पीओके का सदस्य है। उस हिस्से का, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, वहाँ से जो सदस्य उन्होंने भगाए, जो बेचारा किसी वजह से ताड़ना से आए, उनमें। और कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक डेफिनेशन, परिभाषा भी दी गई, और वो है कि जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी हिस्से से चले गए,
और जो रिलीफ कमिश्नर यानी कि राहत आयुक्त के यहाँ पे पंजीकृत हो उनको ही माना जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार ये रिजर्वेशन हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ, और 9 सीटें इन्हें दी गई। इसमें गुर्जर, बकरवाल और इन समुदाय को बहुत फायदा होने वाला है, और क्योंकि ये तो वफादार है जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो जम्मू क्षेत्र में अब जो संख्या है, जो इसके बढ़ने के बाद में, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में 37 से बढ़ के 43 हो गई। पहले 37 एमएलए जम्मू क्षेत्र से चुन के आते थे। अब जो भी आधार था जनसंख्या आदि का, उस आधार पे जो ये संख्या बढ़ी तो ये 43 हो गई। और जो हुआ है इसमें, जो सीटें बढ़ी हैं उनका अगर मैं बताऊं कहाँ कहाँ पे ये सीटें बढ़ी हैं, तो जो सीटें बढ़ी हैं, एक संभा में, कठुआ में, राजौरी में, किश्तवाड़ में, टोडा में और उधमपुर में। जम्मू के क्षेत्र में ये 6 सीटें इस प्रकार बढ़ी हैं। अब जो कश्मीर क्षेत्र है उसमें भी एक सीट बढ़ी है, और वो सीट बढ़ी है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब संख्या कश्मीर क्षेत्र की भी बढ़कर 46 से 47 हो जाएगी। अब अभी भी जो जम्मू क्षेत्र है उसमें और कश्मीर क्षेत्र में फर्क है 4 सीटों का। उसकी जम्मू क्षेत्र की 43 है और कश्मीर क्षेत्र की 47 है। तो इस तरह से रिजर्वेशन भी किया गया, और ये रिजर्वेशन हर क्षेत्र में किया गया। इसके अलावा जो संसद ने 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है भारतवर्ष में पूरे में, वो भी यहाँ पे लागू हो जाएगा। जब अन्य क्षेत्रों में होगा, अन्य प्रदेशों में होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा। क्योंकि अब कश्मीर किसी भी तरह से और जो राज्य हैं उनसे भिन्न नहीं है। जो कुछ भी वहाँ लागू होगा, जो आदेश होगा, जो कानून बनेगा, वो यहाँ भी हो जाएगा। पहले तो कश्मीर में के लिए अगर आप कोई भी कानून की पुरानी किताब उठा के देखें तो आपको ये ताज्जुब होगा कि उसमें एक लाइन लिखी रहती थी कि ये कानून पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा फला तारीख से। परंतु जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू कश्मीर को छोड़ने वाली जो बात थी वो भी खत्म हो गई है। अब पूरा भारतवर्ष की बात है, पूरा भारतवर्ष। तो इस तरह से ये हुआ। अब लोकसभा में ये हो गया। लोकसभा में भी बड़ी बहस हुई, बहुत लोगों को ये पच नहीं रहता, पर क्योंकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों का ज्यादा है, तो वो कितना भी चीख चिल्ला लें, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो संसद में होगा। तो जहां अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब से हमने 370 को हटाया, एक नया कश्मीर बना है, एक नया कश्मीर बना है। और जो पिछले 70 सालों से लोग अपने अधिकारों से वंचित थे, उनको हम न्याय जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। अब विपक्ष के कई सदस्यों ने इसका भारी विरोध किया। उन्होंने 370 का तो कर ही रहे थे। उन्होंने कहा साहब 370 का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। ऐसे समय में इस तरह का विधेयक संसद में लाना कहाँ की सही बात है। तो उन्होंने ये बात बार बार कही कि 370 का भी डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, अभी तो आया नहीं। परंतु
अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुरक्षित रखे, इस फैसले को, तो क्या सरकारें काम करना बंद कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे भी तो नहीं दे रखा कि भाई स्टे दे दिया हो, स्थगन आदेश दे दिया हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष के जो दल है, उनके जो वकील थे, उन्होंने भरसक प्रयास किया कि स्टे हो जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। जब कोई स्टे नहीं है तो काम तो सरकार करेगी। विपक्ष ने जो है कई तरह की बातें उठाई। इसमें एक बात थी कि सब 4 साल हो गए, 2019 में आपने 370 को 370 को समाप्त किया, अभी तक 4 सालों में जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए? विपक्ष के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरने के लिए ये एक आरोप लगाया। अब कोई भी आदमी थोड़ी सी बुद्धि वाला हो तो वो ये कह सकता है कि भाई 4 साल में क्या 370 जिस दिन लगा उसी दिन चुनाव करा देते। ये जो डिलिमिटेशन हुआ है, जो एक प्रक्रिया चल रही है, एक एक घर जाके सारी ये करके जो इन्होंने 30-35 साल में कबाड़ा कर रखा था, उसको भी तो ठीक करना था। तो उसमें क्या समय नहीं लगता? और स्थिति अगर सामान्य होगी तो चुनाव होंगे ना। अभी तो उग्रवादी छुपे बैठे हैं और जहां तहां जो है छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं। इतनी घटनाएं नहीं है। पहले वो अटैक करते थे, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो उनका रिटेलिएट करती थी, उनका जवाब देती थी। परंतु आज स्थिति 370 के हटने के बाद दूसरी है। आज वो छुपे बैठे हैं जहां तहां कश्मीर में, और हमारी एजेंसियां उनको ढूंढ ढूंढ के न्यूट्रलाइज कर रही हैं। इन दोनों स्थितियों में फर्क है। अब उन लोगों को दर्द ये भी है कि मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे कि उसकी लोकप्रियता जनता में बढ़ती जा रही है। अब वो कहते हैं कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार से पहले कोई भी सरकार कुछ कर नहीं पाई। कश्मीर भारत के हाथों से एक जमाना था फिसल रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो रिजर्वेशन बिल लेके आई है वो बैक गेट से, पिछले दरवाजे से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ये एक तरीका है उसका रिजर्वेशन बिल के जरिए सत्ता हथियाने का। देखिए इनके विचार। एसटी को रिजर्वेशन मिले, पूरे भारत में है, और कश्मीर में मिल जाए तो ये बैकडोर एंट्री है। श्रीमान जी, ये काम आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो चीफ मिनिस्टर थे, क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था। जब और राज्यों में ये सब कुछ था तो आपने क्यों नहीं किया? आज आप इसको बैकडोर एंट्री कह रहे हैं। जो तृणमूल कांग्रेस के हैं श्रीमान प्रोफेसर सबूता राय, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। साहब वो कहते हैं कि बीजेपी का जो ये नारा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, एक निशान एक विधान, ये सब जो है उसको लागू करने के लिए कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं। इनको कौन समझाए कि आप इस देश में 2 झंडे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहते हो? कौन सा देश है भैया? और जब कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी एक कर दे तो आपको ये लगता है
कि साहब ये तो इन्होंने अपना एजेंडा कर दिया। अरे आप भी ऐसा एजेंडा रख सकते थे, आपने क्यों नहीं रखा? आप अपने एजेंडा में शामिल करते कि जो समस्त भारत के सारे जो प्रदेश हैं वो इसका अभिन्न अंग हैं और उनमें एक जैसी व्यवस्था होगी, एक संविधान होगा, एक तिरंगा झंडा होगा। कश्मीर में झंडा फहरता था कुछ और भारत के अन्य हिस्सों में तिरंगा फहरता था। वहां कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता था अपना, और यहां होता था हमारे देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का। तो क्यों नहीं किया आपने? आप तो जो आईपीसी हम बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड, आपके यहाँ रणवीर कोड चलता था। आपकी जो विधानसभा थी वो 6 साल की थी। आप तो जो तमगे देते थे मेडल, उन पे बजाय अशोक स्तंभ के, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पे शेख अब्दुल्ला की फोटो होती थी। आप किसकी बात कर रहे हैं श्रीमान जी? हैं? आप यही चाहते हैं, और इसको कोई ठीक करे तो समझो कि वो अपना एजेंडा जो है उसको लागू कर रहा है। आप भी कर लेते हैं। उनके जो पिताजी हैं उमर अब्दुल्ला जी के, फारूक अब्दुल्ला, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे कश्मीर के, वो तो यहां तक कह गए कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है। और जब उनको मुंह तोड़ जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया तो निरुत्तर हो गए। अरे आप देख लो भाई क्या हुआ है। आप ही के जमाने में ये पंडित वहां से भगाए गए थे, आपने क्या किया था? ये लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं जिनमें कोई भी तर्क नहीं है। आखिर विपक्ष है, विपक्ष को कुछ तो बोलना है और उल्टा बोलना है, ये तो बहुत जरूरी है। अधीर रंजन जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो नेहरू की बात पे चिढ़ गए। अमित शाह ने जब कहा कि नेहरू ने 2 महान गलतियां की हैं, 2 ब्लंडर किए हैं। एक के सीज फायर कराया जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और एक के बाद एक कश्मीर में इलाका जीतते हुए जा रही थी, और 3 दिन का यदि उन्हें समय और मिल जाता तो वो पीओके जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में चला गया उसको भी वापस हिंदुस्तान में ले लेती। जब हम जीतते जा रहे थे उसी वक्त नेहरू ने रोक दिया। भाई ये तो सुना है कि जब हम हारते हैं, जब सीज फायर करा दें, जब जीतते हैं और जो हमारा कानूनी रूप से हिस्सा था उसको लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो इन श्रीमान जी ने रोक दिया। आखिर समझौता महाराजा हरि सिंह का भारत के साथ हुआ था या पाकिस्तान के साथ हुआ था? किस लिहाज से जिस हिस्से को पाकिस्तान कब्जा कर बैठा है वो उनका है, ये विशेष बात है। ये इनकी समझ में नहीं आती। नेहरू ने ये गलती की। दूसरी जो गलती की वो गलती थी कि ये जो मसला था कश्मीर का, बिना किसी बात के इसको यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, जो आज भी गले की हड्डी बना हुआ है। हालांकि उस पर कोई एक्शन हो नहीं सकता क्योंकि उसकी कंडीशन जो यूएनओ ने रखी उसको पाकिस्तान ने नहीं माना, और अब वो मुद्दा लगभग अपनी मौत मर चुका है। और ये दोनों गलतियां नेहरू ने खुद मानी। उन्होंने जो चिट्ठी शेख अब्दुल्ला को बाद में लिखी उसमें नेहरू ने कहा कि ये मैंने 2 गलतियां की। आज आतंकवाद की गतिविधियों में भारी कमी आई है, पत्थरबाजी होती नहीं है, विकास हो रहा है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, जो टूरिस्ट है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और एक के बाद एक
होटल खुलता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ रहा है, लोग खुश हैं, लोगों में खुशहाली आ गई, तो इनके सब के जो है पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है कि भाई इस मुद्दे को जिस पे हमें इन्हें दबाना चाहिए था बीजेपी को, उस मुद्दे का ये एडवांटेज ले रहे हैं। वो तो कश्मीर के ये काम करके वाहवाही पूरे भारत में लूट रहे हैं और उसका उन्हें बेनिफिट हो रहा है, इलेक्शन में भी हो रहा है। भाई क्यों नहीं होगा इलेक्शन में? अच्छे काम करोगे जब भी तो इलेक्ट होगे ना। अब मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं साहब 370 को हटाना गलत है। अरे श्रीमान जी, मनीष तिवारी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस 370 की बहस में। आप याद करो आपका क्या हाल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। जो पॉइंट यहां बोल रहे हो, जहां बोलने थे, जहां कन्विंस करना था, आप क्या कर पाए? आप कर नहीं पाए। तो दोस्तों, ये चाहे कोई कुछ भी कहे, ये कानून बन के रहेगा। हमारे देश के राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे और ये लागू हो जाएगा। और जब भी उचित सरकार समझेगी वो चुनाव भी कराएगी। अभी स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। दूसरा, ये केंद्र शासित प्रदेश रहें या इनको फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया जाए, ये समय की नजाकत और किस तरह से कोई व्यवधान ना हो उसको देखकर लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही एक महत्वपूर्ण डिसीजन था जिस पे हम सबको मिल के साथ देना चाहिए और अच्छा काम हुआ, इसकी सराहना करनी चाहिए। आज का वीडियो बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।